नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ आज सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी गुरुकुल पर। दोस्तों, हमने जो प्रधानमंत्री सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में जाना, फिर उनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में जाना, फिर गुलजारी लाल नंदा जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जाना। लाल बहादुर शास्त्री की जो अकाल मृत्यु हो गई थी ताशकंद में, उसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और फिर बात उठी कि अब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो मेरी पिछली वीडियो आपने देखी हो, गूंगी गुड़िया जो इंदिरा गांधी जानी जाती थी उस नाम से, उनको प्रधानमंत्री चुना गया। तो फिर आज हमारा टॉपिक रहेगा जो नेक्स्ट हमारे प्रधानमंत्री हैं, कौन है वे? मोरारजी देसाई। आज हम इनके बारे में जानेंगे दोस्तों कि मोरारजी देसाई कैसे प्रधानमंत्री बने और कैसा इनका कार्यकाल रहा और कैसा, क्योंकि आपको एक मैं क्विक रिवीजन दोबारा से दे देता हूँ मोरारजी देसाई के बारे में। जब 1964 में, क्योंकि पहले हम चुनाव 1952 में हुए थे दोस्तों, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री 1964 में अकाल मृत्यु हो गई थी इनकी। तब से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की रेस में थे। तो आज हम इनके बारे में क्या जानेंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री कैसे बने, क्योंकि प्रधानमंत्री दौड़ में तो ये 1964 से ही थे और प्रधानमंत्री आगे कब बनते हैं? ये 1977 में। और इनका कार्यकाल कितने साल का रहता है दोस्तों? 2 साल का। अभी इस पर भी डिस्कस करेंगे क्यों 2 साल का रहा और कैसे ये 1977 में प्रधानमंत्री बने। पहले हम क्लियर करेंगे इनको प्रधानमंत्री कैसे बने ये। नंबर 2 पे क्लियर करेंगे हम इनका कार्यकाल। और नंबर 3 पर आप सभी को पता है दोस्तों, कोई भी आम चुनाव हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, 5 साल के लिए चुनी जाती है। तो यहाँ पर जब ये 1973 में चुन लिए गए थे तो यहाँ पर 1982 तक इनकी सरकार चलनी थी, लेकिन 1979 तक ही चली, 79 तक। तो फिर ये इनका पद जो इनकी सरकार थी वो गिरी क्यों, या फिर इनकी सरकार भंग क्यों हुई, सरकार क्यों गिरी 1979 में? तो ऐसा क्या कारण रहा था? जो 1982 को इनका कार्यकाल पूरा होना था वो 1979 को इनका कार्यकाल पूरा हुआ या भंग हुई? कार्यकाल पूरा तो हुआ ही नहीं 2 साल के अंदर। चलो पहले इनके बारे में क्विक रिवीजन लेते हैं। मोरारजी देसाई 1964 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन आप सभी को पता है, मैंने पिछली वीडियोज में बताया था के कामराज जो क्या थे दोस्तों, भारतीय राजनीति के किंग मेकर, राजा को बनाते थे दोस्तों वे, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया था। तो ये ऐसे किंग मेकर थे जो कभी भी राजा को पलट सकते हैं। इससे कभी सभी राजनेता इनसे खौफ खाते थे। ये कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे के कामराज। तो इन्होंने मोरारजी देसाई जी को हमेशा दरकिनार रखा। क्यों रखा दरकिनार? क्योंकि मोरारजी देसाई बहुत ही खुददार, इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इंटेलिजेंट कह लीजिए, ऐसे व्यक्ति थे जो किसी के दबाव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वे थे मोरारजी देसाई। अब के कामराज को पता है दोस्तों, अगर मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी मुट्ठी में नहीं रहेंगे, उनके काबू में नहीं रहेंगे। और मोरारजी देसाई जैसा कोई व्यक्ति या फिर कोई भी प्रधानमंत्री अगर इनके बस में नहीं रहा, इनकी मुट्ठी में नहीं रहा, तो फिर इनकी जो ये किंग मेकर हैं वे किस काम के? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति उसकी मुट्ठी में रहे। तो इसी प्रकार ये इन्होंने मोरारजी देसाई को हमेशा दरकिनार रखा। आगे फिर इनकी बात आती है 1966। 1966 में क्या हुआ दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। फिर से मोरारजी देसाई क्या करते हैं? प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी फिर से के कामराज को फिर से पता है कि 1964 में दावेदारी दिखाई इन्होंने, फिर 1966 में दिखाई कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद को अपना उम्मीदवार घोषित करते थे प्रधानमंत्री पद के लिए। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो आगे बढ़कर ये कहे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जो खुद को इस पद के काबिल समझते थे। क्यों समझते थे दोस्तों ये पद के काबिल? इसकी जीवनी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या हुआ? 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया दोस्तों? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंदिरा गांधी भोली भाली बिल्कुल ऐसी
चुप रहने वाली लड़की थी, जो कि ना किसी फालतू बोलती थी, ना किसी बोलचाल कोई ऐसे रखती थी। तो कई कामराज ऐसे लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी उनकी मुट्ठी में रहेगी, सत्ता उन्हीं के हाथ में रहेगी, उन्हीं को सब सत्ता का खेल चलाना है। और जिन इंदिरा गांधी जो बजट पेश करते हुए बोल नहीं पाई थी संसद में, उनको राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा दोस्तों, गूंगी गुड़िया का था। उन्हीं इंदिरा गांधी को कभी उनके विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा। फिर चलो इस पर भी फिर हमारा आगे चलते हैं दोस्तों, जो इस पर वीडियो बन सके वो आप देख लेना। फिर क्या होता है 1975 में इंदिरा गांधी क्या लगाती है दोस्तों, इमरजेंसी लगा देती है। इमरजेंसी क्यों लगाते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को जो इनका पद था उसको खारिज कर दिया था, इनके चुनाव को रद्द कर दिया था और इन पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून की बात है दोस्तों, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जब इनका फैसला आने वाला था उससे पहले ही 25 जून को इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, इमरजेंसी लगा दी। उस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरजेंसी दोस्तों 2 साल चली थी और 2 साल के बाद चुनाव की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी को पता था दोस्तों कि 2 साल में जो सभी नेतागण जेल में रहे हैं उनका आम जनता से कोई वास्ता नहीं रहा और मैं इनको एकदम से चुनाव डिक्लेयर करके चुनाव करवाती हूं तो आम जनता मुझे ही वोट करेगी। इंदिरा गांधी का यह वहम था। लेकिन जब जैसे ही सभी नेता इमरजेंसी में, क्योंकि सभी नेताओं को जेल में डाला गया था, और जैसे ही सभी नेताओं को बाहर निकाला तो सभी नेता जितनी भी पार्टियां थी सभी एक हो गई। किसको हराने के लिए, अकेली इंदिरा गांधी को हराने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी थोड़ी जीवनी जान लेते हैं मोरारजी देसाई जी की, कि ये क्या थे, क्यों ऐसे व्यक्ति थे ये, बेधड़क बोलने वाले, ना किसी के दबाव में रहने वाले, ऐसे व्यक्ति कैसे थे ये। मोरारजी देसाई 1927-28 गोधरा में ये कलेक्टर थे। ये इन्होंने सिविल परीक्षा पास कर रखी थी, IAS कलेक्टर थे दोस्तों गोधरा में। कहाँ पर, गोधरा में। और गोधरा में 1927-28 में एक क्या हुआ दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे हुए, जिस गोधरा को आप 2002 के बाद से ज़्यादा जानने लगे हो। 2002 में वहाँ पर भी क्या हुआ था दोस्तों, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। वैसे ही दंगे, सांप्रदायिक दंगे 1927-28 में हुए। मोरारजी देसाई तब वहाँ पर क्या थे, कलेक्टर थे। तो उन सांप्रदायिक दंगों में मोरारजी देसाई पर हिंदुओं के प्रति झुकाव होने का उन पर क्या लगे दोस्तों, आरोप लगे। तो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति सिविल परीक्षा पास है वो कितना इंटेलिजेंट होगा, कितने अपने आप में इंटेलेक्चुअल बंदा है वो। ये बहुत ही खुददार टाइप है, बहुत ही ना किसी के दबाव में रहने वाले व्यक्ति बताए जाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है दोस्तों, अच्छा इनके बारे में एक खास बात और बताते हैं दोस्तों। मैंने बताया कि ये इतने इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, सिविल परीक्षा जिनके पास है, कलेक्टर रह चुके थे, इनको भारत द्वारा तो भारत रत्न दिया गया और पाकिस्तान द्वारा जो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है निशाने पाकिस्तान, वह दिया गया। देखिए दोस्तों, भारत में नहीं, इनको पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा माना जाता था। ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के पहले एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको पाकिस्तान भी पसंद करता था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि इनका पाकिस्तान की तरफ झुकाव था, कि ये ऐसे निर्णय लेते वक्त कुछ निर्णय ये पाकिस्तान की तरफ झुकाव करके लेते थे, पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में, क्योंकि इनका कभी भी रो पर भरोसा नहीं रहा। एक खास बात रही है इनके कार्यकाल में, अभी प्रधानमंत्री को क्लियर करते हैं कि इनके कार्यकाल में एक खास बात बताऊंगा मैं रो के बारे में, जहां पर इन पर काफ़ी आरोप लगे थे इनके प्रधानमंत्री बनने पर। इनको कहा जाता था कि ये पाकिस्तान के जासूस हैं, फला मतलब बहुत सी इन पर आरोप लगे थे। तो इनको निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों से इनको नवाजा गया। इनको दोनों सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए मोरारजी देसाई को। तो मोरारजी देसाई फिर आती है 1977 में, जब चुनाव होते हैं तो सभी पार्टियां, कौन कौन सी पार्टियां दोस्तों, भारतीय लोक दल, जनता दल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी इत्यादि बहुत सी पार्टियां थी दोस्तों, जिनमें जेपी नारायण, जेबी कृपलानी, जगजीवन राम बाबूजी
और चरण सिंह जैसे मुख्य नेता जिन पार्टियों के हेड थे वे सभी पार्टियां एक हो गई और उन्होंने इंदिरा गांधी को हराने के लिए चुनाव लड़ा दोस्तों। कब लड़ा? 1977 में। और दोस्तों पूरी भारत की जनता इमरजेंसी का दंश झेल चुकी थी। जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी ने जो लोगों पर अत्याचार किए थे उनसे पूरी जनता, आम जनता दुखी थी दोस्तों। तो वहाँ पर कांग्रेस की बुरी तरह हार होती है। और दोस्तों जान लीजिए यह पहला ऐसा समय था जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। गैर कांग्रेसी देश में पहली बार। देख लीजिए दोस्तों 1952 में चुनाव होते हैं और 1977 में कितने साल के बाद, कितने साल तक सिर्फ एक ही पार्टी रूलिंग में रही, एक ही पार्टी शासन में रही, वो थी कांग्रेस पार्टी। पहले जवाहरलाल नेहरू जी, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अपना सौम्य रूप से लेकर विकराल रूप तक भारतीयों को दिखाया था कि इन्होंने बांग्लादेश जैसे नए देश के निर्माण से लेकर दुर्गा देवी कहलाने तक, जो गूंगी गुड़िया से शुरू होकर दुर्गा देवी तक बनी और फिर कई लोगों ने उन्हें कालिका देवी तक कहा क्योंकि उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। अच्छा दोस्तों 1977 में क्या होता है दोस्तों? पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। अब गैर कांग्रेसी सरकार तो बन गई, अब इनके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? अब इस पर चर्चा होती है और नाम निकलते हैं किनके? चौधरी चरण सिंह। इनके प्रधानमंत्री कैसे बने दोस्तों? ये इनका प्रधानमंत्री के लिए नाम कैसे आया? क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पर भी फिर अपनी दावेदारी दिखाई 1977 में भी, क्योंकि ये शुरू से, ये तो जब से ये लगा लो भारत आज़ाद हो तब से प्रधानमंत्री बनने की इच्छुक था, इनका मन था। चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम जिनको बाबूजी कहते हैं, और जगजीवन राम और मोरारजी देसाई, ये तीनों रेस में थे दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे इन्होंने इन दोनों को रेस में पछाड़ा, इन दोनों को पीछे की कर दिया रेस में। अच्छा चरण सिंह के सांसद बहुत ज़्यादा थे दोस्तों जीते हुए। अब चरण सिंह के समर्थक जो रामचंद्र गुहा, आपको पता है दोस्तों रामचंद्र गुहा बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने इंडियाज आफ्टर गांधी बुक लिख रखी है। उसमें ये बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह के समर्थक चाहते थे कि चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और जगजीवन राम जी के समर्थक चाहते थे कि जगजीवन राम प्रधानमंत्री बने। JB कृपलानी जैसे लोग सोचते थे कि हम जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बना देते हैं। क्यों बना देते हैं दोस्तों? क्योंकि जगजीवन राम एक दलित नेता थे और वे चाहते थे कि हम भारत में एक ऐसा संदेश पेश करें कि एक दलित नेता, एक दलित व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री, शक्तिशाली लोकतंत्र में एक दलित व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर दलित और जो सवर्ण बताए जाते हैं उनके बीच में बहुत बड़ी खाई, जो जातिवाद भारत में वर्षों से रहा था, उस जातिवाद को खत्म करके दिखाना चाहते थे ये लोग। वे चाहते थे कि जगजीवन राम प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोरारजी देसाई बहुत सालों के इच्छुक थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। फिर क्या होता है दोस्तों? JP नारायण, जो इसके कर्णधार बताए जाते हैं इन सभी पार्टियों के एक कर्ण में, इस गठबंधन के कर्णधार बताए जाते हैं JP नारायण जी, वे मोरारजी देसाई पर सहमत हो गए। और मोरारजी देसाई जो मैंने आपको बताया था तपाक से जवाब देने वाले थे, बेधड़क जवाब देने वाले थे। उनके बारे में एक बात और बताई जाती है कि जब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद के लिए इनका नाम सुझाया गया और इनके नाम पर जब ओके होने ही वाला था, मतलब ओके हो चुका था, तो JB कृपलानी ने कहा कि आप जगजीवन राम से एक और बात कर लीजिए, क्योंकि इनका तो पद छीना ये लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री पद की रेस में थे और इनको पीछे कर दिया। अब इनको दुख तो होगा ही जगजीवन राम को। तो JB कृपलानी ने कहा कि मोरारजी देसाई को कि आप एक बार उनसे बात कीजिए, क्योंकि थोड़ा उनका दुख कम हो इस प्रकार से। तो मोरारजी देसाई ने कहा मैं क्यों बात करूं, वे खुद मुझसे आगे बात करें, क्योंकि अब ये इनको ये हुआ कि मैं तो प्रधानमंत्री बन चुका हूं। इससे क्या हुआ? जगजीवन राम और उनके समर्थक नाराज हो गए जब उनको यह बात पता चली कि मोरारजी देसाई जी ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं क्यों बात करूं, खुद जगजीवन राम जी आके बात कर लें। तो जगजीवन राम जी नाराज हो गए। तब JP नारायण और JB कृपलानी द्वारा जगजीवन राम को मनाया गया और मोरारजी देसाई को क्या बनाया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री पद के लिए इनका नाम ओके किया गया कि प्रधानमंत्री, जो सभी पार्टियों का गठबंधन था, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, जनता दल, भारतीय लोक दल इत्यादि जो बहुत सी पार्टियां थी, भारतीय जनसंघ,
इन सभी पार्टियों के जो गठबंधन हुआ था उसमें मोरारजी देसाई के नाम पर मोहर लग गई कि मोरारजी देसाई को क्या बनाएंगे, अब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, बन चुके हैं अब यहाँ पर गठबंधन के नेता। अब देखिए दोस्तों, 1973 में इस गठबंधन की जनता पार्टी की सरकार बन गई 1973 में, और प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। मैंने आपको बताया चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ये दोनों प्रधानमंत्री रेस में हैं, तो इनको कोई न कोई मुख्य पद देना पड़ेगा। अगर मुख्य पद नहीं दिया तो ये दोनों नाराज हो जाएंगे। तो चरण सिंह को गृह मंत्री और जगजीवन राम को रक्षा मंत्री बनाया गया, और जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री रेस में इनका नाम आगे था, और फिर इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन इनको उप प्रधानमंत्री बनाने के पीछे एक कहानी है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही बताने वाला हूं, कि चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्री और जगजीवन राम को रक्षा मंत्री, क्योंकि देश के सबसे बड़े बड़े कैबिनेट के सबसे बड़े बड़े मंत्रियों में ये पद गिने जाते हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्री होते हैं। क्योंकि आपको पता हो दोस्तों, वर्तमान में हमारे अगर कैबिनेट को जानना हो तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, राजनाथ सिंह। और गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो टाई बेल्ट में रहते हैं, ऐसे विदेश मंत्री लगते भी हैं एस जयशंकर। तो देखिए दोस्तों, चरण सिंह को गृह मंत्री बना दिया और इनको प्रधानमंत्री बाद में बनाया गया। दोस्तों ये नाराज हो गए थे बीच में कार्यकाल में। देख लीजिए दोस्तों, 2 साल का कार्यकाल है, बहुत से लोग नाराज भी हो रहे हैं और इनकी सरकार भी गिरती है। और जगजीवन राम जी को रक्षा मंत्री बनाया गया और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आते हैं इनके कार्यकाल पर। जो यह टॉपिक रहता है दोस्तों, इसको अभी आगे जिक्र करते हैं हमें, तो इनको उप प्रधानमंत्री मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया। अभी जिक्र करते हैं इनका कार्यकाल का। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि मोरारजी देसाई का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बताया जाता है, कि ये पाकिस्तान की तरफ इनका झुकाव था। ये ऐसे थे, ये लगा लीजिए दोस्तों, इन पर बहुत से आरोप भी लगते हैं और इनकी आलोचनाएं भी होती हैं। इनको बताया जाता है दोस्तों कि ये अपना मूत्र पीते थे। दोस्तों इनको अपना मूत्र पीने वाला प्रधानमंत्री बताया जाता है। ये कितना सच है या झूठ है, ये तो अफवाह है या कुछ और है, ये तो हम क्या बता सकते हैं। लेकिन ऐसी बातें जैसे बताते हैं दोस्तों, मार्केट में ऐसी बातें आती रहती हैं, भी ये सच है या झूठ है, इनका कोई नहीं पता। तो क्या होता है दोस्तों, जब हमने 1974 में क्या किया था दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा एक परमाणु परीक्षण किया था दोस्तों। तो पाकिस्तान वालों का क्या है दोस्तों, भारत कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे उसकी विश्व में अच्छी छवि बनती है तो वे भी पीछे पीछे लग जाते हैं। पाकिस्तान वालों को कहना था कि हम घास फूस खा लेंगे, घास फूस की रोटी खा लेंगे, लेकिन परमाणु परीक्षण तो अवश्य करेंगे। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन परमाणु परीक्षण अवश्य करेंगे। अब परमाणु परीक्षण दोस्तों इतना आसान नहीं होता करना, क्योंकि भारत ने जब 1974 में किया था तो भारत पर बहुत से प्रतिबंध लग गए थे। अब पाकिस्तान वाले भी छुप के परमाणु परीक्षण कर रहे थे, और भारत की जो रो थी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इनके बारे में बताना चाहूँगा मैं। जो रो थी वो पाकिस्तान में ही थी उस समय। रो के बहुत से अधिकारी, बहुत से ऑफिसर इनके पाकिस्तान में थे, जिन्होंने भारत में यह खबर पहुँचाई कि पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, परमाणु हथियार, परमाणु का परीक्षण करने वाले हैं। और रो से मोरारजी देसाई जी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी, क्योंकि रो के अधिकारी इंदिरा गांधी के कहने पर थे, और इंदिरा गांधी के समय मोरारजी देसाई का वित्त मंत्री का पद छीना था। और ये लगा लीजिए, वित्त मंत्री का जब इनसे पद छीना तो मोरारजी देसाई को वो फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। कौन, इंदिरा गांधी जी। जब इनसे पद छीन लिया तो ये रो से भी नाराज रहते थे। अब पाकिस्तान में जब परमाणु परीक्षण चल रहा था, चलने की तैयारी थी, तब रो के अधिकारियों ने भारत को बताया कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने वाला है। तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति को मोरारजी देसाई ने फोन करके कहा कि जो आप परमाणु परीक्षण करना चाहते हैं उसकी हमें जानकारी है, और हमारे जो रो के अधिकारी हैं वे आपके वही हैं। और जब उन्होंने यह बात कही तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जुल्फिकार भुट्टो, उन्होंने अपनी सभी अधिकारियों को, जो सुरक्षाकर्मी थे वहाँ पर खोजकर्ता थे, उनको लगा दिया कि यहाँ पर रो के अधिकारी हैं भारत के। और उस समय
जब पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने वाला था तो उसमें भारत के बहुत से रो के अधिकारी मारे गए थे दोस्तों। तो इन पर ये भी आरोप लगे थे कि इन्होंने भारत की जो सूचनाएं थी, गुप्त सूचनाएं थी, वे पाकिस्तान के साथ शेयर की हैं और पाकिस्तान ने इन्हें निशान-ए-पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है, वह भी दिया था दोस्तों। तो देख लीजिए क्या इन्होंने सूचनाएं प्रसारित वहां पर भेजी थी या नहीं भेजी थी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन यह बात सच है कि जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण करने वाला था तो इन्होंने कह दिया था कि हमारे रो के अधिकारी वही हैं और हमें आपकी पल पल की खबर है। ये इन्होंने हवाबाजी में कहा या कैसे भी कहा, मतलब इनके जैसे आपने वो वीडियो देखी होगी, भैया मेरे मुंह से निकल गया, भैया मेरे मुंह से निकल गया, वो वाली बात हो गई होगी शायद। तो वहाँ पर भारत के बहुत से रो के अधिकारी मारे गए तो भारत की जनता का इनसे काफ़ी हद तक से विश्वास उठ चुका था। अब आती बात दोस्तों, सरकार, इनका कार्यकाल छोटा सा है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा, 2 साल का भी पूरा कंप्लीट नहीं रहा इनका दोस्तों। और जब यह एक बात हो गई तो फिर बात आती है इनकी सरकार गिरने की। सरकार क्यों गिरी दोस्तों? बात इनकी सरकार गिरने की, क्या कारण रहा दोस्तों इनकी सरकार गिरी? तो दोस्तों क्या हुआ, 3 कारण हो रहे थे दोस्तों। मैं यहां पर लिख देता हूं ये तीनों कारण, इस पे अब चर्चा होगी दोस्तों। जो मैंने बताया था चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, वे 3 कारण जिनके कारण सरकार भी गिर चुकी थी इनकी, वह भी मैं आपके जिक्र करता हूं। एक तो हुआ था दोस्तों बेलछी कांड, बेलछी नरसंहार बोल सकते हैं आप इसको दोस्तों। हमारी जो नरेश सर ने मानगढ़ नरसंहार करवाया था उसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया दोस्तों, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और जो बेलछी नरसंहार आता है, और दोस्तों मैं उस मानगढ़ नरसंहार के बारे में भी आपको 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा। जो मानगढ़ नरसंहार हुआ था वह जलियांवाला बाग से बहुत ज़्यादा बड़ा था दोस्तों, क्योंकि जलियांवाला बाग में बताते हैं 400 के करीब लोग ही मरे थे, बस मात्र 400 लोग मरे थे। और जो मानगढ़ नरसंहार था उसमें 1500 लोग बिल्कुल मार दिए गए थे दोस्तों, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तो देख लीजिए दोस्तों, जलियांवाला बाग का ये लगा लीजिए दोस्तों, किसी किसी का नाम उजागर हो जाता है। हत्या तो इनकी भी हुई दोस्तों, इनके लिए भी हमारी मन में उतने दिल में उतनी संवेदनाएं हैं, लेकिन हम इसको कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वे जो भील थे वे भी तो हमारे भारत के निवासी थे, वे तो हमारे भारत में उनका भी उतना योगदान रहता है जितना जलियांवाला बाग में जो व्यक्ति रहे थे उनका रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर मानगढ़ नरसंहार में 1500 देख लीजिए दोस्तों, जलियांवाला बाग में तो मात्र 400 मारे गए थे दोस्तों। लेकिन जलियांवाला बाग का तो दोस्तों शहीद उधम सिंह जैसे लोगों ने, जैसे क्रांतिकारियों ने उसका बदला ले लिया था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कोई बदला लेने वाला पैदा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो 1500 इसको भी पूरी दुनिया जानती तो अब भी है दोस्तों, लेकिन कभी ऐसे किस्सों को इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाता है। तो 1500 लोग थोड़े नहीं होते दोस्तों, बच्चे बूढ़े सभी, और जिनकी कटे हुए सिर लेकर अंग्रेज सैनिक पूरे गांव में घूमे थे, ऐसा निरसंस लगा लीजिए दोस्तों। अच्छा, हमारे वापस टॉपिक पे आते हैं, बेलछी नरसंहार। एक तो यह कारण रहा दोस्तों इनके सरकार गिरने का, अभी इसको क्लियर करता हूँ दोस्तों, पहले कारण सुन लीजिए। दूसरा था इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी। आश्चर्य होगा दोस्तों आपको, इंदिरा गांधी गिरफ्तार हुई थी दोस्तों। और तीसरा कारण था दोहरी सदस्यता। अब इनको क्लियर करते हैं दोस्तों, क्या थे ये सब, बेलछी नरसंहार क्या था और इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी और दोहरी सदस्यता, ये सब क्या थी। ये 3 कारण थे दोस्तों मेन, जिसके कारण क्या हुआ था दोस्तों, मोरारजी देसाई जी की सरकार गिर गई थी। अच्छा, अब करते हैं बेलछी नरसंहार पर। क्या होता है दोस्तों, जब इनकी सरकार बनती है नई तो बेलछी में दलितों का नरसंहार होता है दोस्तों, दलितों को मार दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, दलित अगर मैंने लिखा है तो इनको कौन मारेगा, जो भी तथाकथित वहाँ के गुंडे थे उन्होंने दलितों पर अत्याचार किए और उनको मार दिया। तब क्या हुआ दोस्तों, इंदिरा गांधी जी हाथी पर सवार होकर उनसे मिलने गई थी दोस्तों। तो उन लोगों के मन में इंदिरा गांधी जी के प्रति सहानुभूति इतनी हो गई कि वे इंदिरा गांधी को चाहने लगे, और इस सरकार के प्रति उनका क्या हो गया, रोष प्रकट हो गया, क्योंकि दलितों को मार दिया गया। तो संपूर्ण देश में एक तो पहले इनके साथ धोखा हो चुका था दोस्तों। कैसे, जगजीवन राम जी जो दलित नेता थे उनको प्रधानमंत्री बनाना था, तो दलित
जो भारत के थे वे पहले ही रुष्ट हो चुके थे, नाराज हो चुके थे इस सरकार से। और फिर बेलछी में यह नरसंहार हो गया, बहुत से दलितों को मार दिया गया। बेलछी नरसंहार के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे उन दलितों को मारा, कौन वे दलित थे और किन्होंने मारा था और सरकार के फिर क्या कदम रहे थे। अभी हम सिर्फ जिक्र करेंगे कि उनकी सरकार कैसे और क्यों गिरी थी। तो बेलछी में जो नरसंहार हुआ उस पर इंदिरा गांधी की इतनी सहानुभूति दिखाई इंदिरा गांधी ने कि वे हाथी पर सवार होकर वहां गई और उनके प्रति ये कहा कि अगर मेरी सरकार होती तो आपके लिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने देती। तो लोगों का इंदिरा गांधी पर विश्वास जम गया दोस्तों। अब दूसरा कारण आता है इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी। आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानियों ने तो जेल काटी थी, इंदिरा गांधी ने भी जेल काटी है दोस्तों। वो देश के लिए काटी या किसके लिए काटी है वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इंदिरा गांधी ने क्या किया था दोस्तों, 1975 में क्या किया, इमरजेंसी लगा दी पूरे देश में। और क्या किया, सरकारी चीज़ों का गलत रूप से यूज किया सभी का, लोगों की नसबंदी करवाई, बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठोक दिया गया, अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लोगों की आज़ादी छीन ली गई, मौलिक अधिकार भंग कर दिए गए और संविधान का शासन नहीं रहा और एक मोनार्की सिस्टम हो गया। ये लगा लीजिए दोस्तों, अनार्की सिस्टम हो गया, अराजकता हो गई थी दोस्तों। तो फिर क्या हुआ, जब चौधरी चरण सिंह क्या थे दोस्तों, मोरारजी देसाई की सरकार में, मैंने आपको पहले बताया था गृह मंत्री थे और उन्होंने गृह मंत्री के पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी जी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए कि इन्होंने गलत तरीके से इमरजेंसी लगाई और उनकी इमरजेंसी से देश में बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मोरारजी देसाई जो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्हें यह बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और उन्होंने चरण सिंह से वे रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और इनसे मंत्री पद, जो गृह मंत्री का पद था, वो छीन लिया इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों। चरण सिंह से गृह मंत्री का पद छीन लिया। अब चरण सिंह जिनके पास बहुत ज़्यादा सांसद थे, जितने भी गठबंधन हुए थे, मैंने आपको बताया था जनता दल, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ, जितने भी गठबंधन हुआ था उनमें सबसे ज़्यादा सांसद चौधरी चरण सिंह के पास। अब चौधरी चरण सिंह नाराज हो गए तो दिल्ली में इन्होंने किसान रैली कर दी। आपको बता दूं दोस्तों, चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में आगे अगर ये प्रधानमंत्री भी बने देश के तो इनके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, जो इनके बारे में बताएगी कि ये बहुत बड़े किसान नेता थे और बहुत ज़्यादा किसान इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। बिल्कुल सिंपल साधारण से रहने वाले व्यक्ति थे। अच्छा दोस्तों, क्या हुआ फिर, चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली में रैली कर दी और वहाँ पर इतनी जनसंख्या उमड़ आई, इतने इनके समर्थक आ गए कि मोरारजी देसाई को इन्हें वापस मंत्रिमंडल में लेना पड़ा, क्योंकि मोरारजी देसाई जी को लग गया कि अब सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि इंदिरा गांधी की एक तो गिरफ्तारी हो गई तो इंदिरा गांधी के समर्थक भड़क गए। और इंदिरा गांधी की जब गिरफ्तारी हुई तो संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के सुपुत्र, जिन्होंने इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा फायदा उठाया था दोस्तों, देश का सबसे ज़्यादा नुकसान ये लगा लीजिए इन्होंने किया, क्योंकि लोगों की नसबंदी और मीसा जैसे कानून पास करवाए, प्रेस पर प्रतिबंध, मौलिक अधिकार भंग करवाए, वे संजय गांधी ही थे। ये इंदिरा गांधी को बताते थे कैसे क्या करना है। तो संजय गांधी ने पूरे देश में कांग्रेस के समर्थकों को भड़का दिया और जब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई तो पूरे देश से कांग्रेस समर्थकों ने जेल भरो आंदोलन चलाया, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मोरारजी देसाई जब पूरे देश से कांग्रेस समर्थक जेल भरो आंदोलन करते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, तो मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल से निष्कासित कर देते हैं और चौधरी चरण सिंह किसान रैली करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि मैं अभी भी शक्तिवान हूँ। मोरारजी देसाई इस बात से घबरा जाते हैं कि सरकार गिर जाएगी, तो वे क्या करते हैं, चौधरी चरण सिंह को वापस मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं और इनको खुश करने के लिए इनको वित्त मंत्री का पद दिया जाता है। अब वित्त मंत्री ये लगा लीजिए दोस्तों, पैसा, जिस मंत्री के पास वित्त मंत्रालय हो उसके पास पैसे होगी तो कमी कैसे होगी। लेकिन पुराने समय में दोस्तों हमारे भारत के जो नेतागण थे बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हुआ करते थे दोस्तों, उन्हें पैसे का लोभ नहीं था, मात्र जनता की सेवा का लोभ था। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री हैं और फिर भी किस्तों पर कार्य लेते हैं और उन पे उनकी किस्त पे नहीं होती हैं।
देख लीजिए दोस्तों, कितनी ईमानदार हमारे देश के लोग, हमारे राजनेता, पहले के राजनेता रहे हैं। अब के वालों के तो मैं कुछ कह नहीं सकता, कितने घोटाले करते हैं या फिर कितने जेल जाते हैं। और जेल जाने के बाद क्या कहते हैं दोस्तों कि स्वतंत्रता सेनानी भी तो जेल गए थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में जाना पड़ा, हम देश के लिए जेल क्यों नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ से उनके साथ कंपैरिजन करना अपने आप का बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, क्योंकि वे देश के लिए, परमार्थ के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की या अपना जीवन न्यौछावर किया, और ये स्वार्थ के लिए करते हैं दोस्तों, ये जितने भी घोटाले करते हैं और फिर जेल जाते हैं। अच्छा दोस्तों, बताते हैं फिर आगे, इनको चरण सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्लियर होता है। तो मोरारजी देसाई जी की सरकार में 2 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सरकार में 2 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। और दोस्तों, आज तक इतिहास में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा है जिसके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हों। केवल मोरारजी देसाई जी की सरकार में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री रहे थे। कौन कौन? जगजीवन राम बाबूजी और चौधरी चरण सिंह, किसानों के नेता। 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई जी की सरकार में। अगर कहीं भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसी कौन सी सरकार थी जब 2 व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे थे, तो वह उप प्रधानमंत्री रहे थे, तो वह कौन सरकार थी दोस्तों? मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। उसके बाद आज तक न तो 2 व्यक्ति एक साथ उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अब आपको पता होगा दोस्तों, हरियाणा में मुख्यमंत्री अगर मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला जी। अब देखें दोस्तों, तीसरा कांड क्या रहा था दोस्तों? यह दूसरा कांड कैसे था दोस्तों? इससे उनकी सरकार बिल्कुल खतरे में आ गई थी, उनकी सरकार गिरने वाली थी दोस्तों। और गिरने वाली क्या, उनकी दूसरा कांड ये रहा दोस्तों कि इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हो गई और पूरे देश से कांग्रेस समर्थकों ने गिरफ्तारी दी। अब आती है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता कैसे मुद्दा उठा दोस्तों, ये इसका जिक्र करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। जो जनसंघ के लोग थे दोस्तों, वे आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ, जो आजकल हमारी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, जिनको आरएसएस के अनुयायी बताया जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिनके समर्थक बताया जाता है। 1973 में जब इनकी सरकार थी, तब यह मुद्दा उठा कि जो जनसंघ के लोग हैं वे 2 सदस्यता नहीं रख सकते। एक तो वे पार्टी में शामिल हैं, जनता पार्टी में, और एक आरएसएस की सदस्यता भी लिए हुए हैं। तो एक मुद्दा यह उठा कि वे लोग 2 सदस्यता, 2 जगह सदस्यता नहीं रह सकते। इससे वे भी रुष्ट हो गए दोस्तों। और यहाँ पर फिर बात आती है, जब चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली में अपनी रैली की, किसान रैली, और भारी अपनी शक्ति दिखाई, शक्ति का प्रदर्शन किया, तब संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को अपने जाल में फंसा लिया दोस्तों। अब किसानों के नेता हैं, भोले भाले नेता हैं, संजय गांधी ने इनको कहा कि आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते। अब चौधरी चरण सिंह जो भोले भाले हैं, जिनका प्रधानमंत्री के लिए नाम भी था, वे इसके संजय गांधी जी के जाल में फंस गए। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? अपना समर्थन वापस ले लिया। कब दोस्तों? 1979 में ही। और कांग्रेस ने इनको सपोर्ट कर दिया। किनको? चौधरी चरण सिंह को, कि आप सरकार बनाइए। भोले वाले हैं दोस्तों ये। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे। संजय गांधी ने अपने जाल में फंसा लिया कि मैं आपको समर्थन देता हूं, आप अपनी सरकार बनाइए। चौधरी चरण सिंह ने क्या किया? मोरारजी देसाई से अपना समर्थन वापस ले लिया और अविश्वास प्रस्ताव, आपने हमारी वीडियोस देखी हो, अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में पेश किया जाता है, जब कोई सरकार अपना विश्वास, अगर वहां पर प्रस्ताव पेश नहीं कर पाई तो वह सरकार भंग हो जाती है, गिर जाती है। चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया और अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। मोरारजी देसाई जी को पता था, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको पता था कि ये विश्वास मत प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते लोकसभा में, संसद में, तो इन्होंने क्या कर दिया? अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति जी को, और सरकार भंग हो गई। कब? मात्र 2 साल में, 1973 से 1979, मात्र 2 साल में ही। देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ से एक ऐसा दौर शुरू होता है जो गठबंधन का दौर शुरू हो गया था यहाँ से दोस्तों, 1977 से,
यहाँ से पूर्व कांग्रेस पार्टी एक दल का प्रभुत्व रहा था दोस्तों, और 1970 के बाद गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हो गया। और राजनीति में अब शुरू होती है दोस्तों यहाँ से उठापटक मीन्स यहाँ से अब सरकार गिरेंगी, सरकार बनाएंगे लोग, कोई एक दिन की सरकार बनाएगा, कोई 13 दिन की सरकार बनाएगा। अब यहाँ से सरकारों का बनना और बिगड़ना तय होगा दोस्तों। और जब 1979 में क्या हुआ दोस्तों, मोरारजी देसाई जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया और वहाँ पर वो सरकार गिर गई। तो उसके बाद चौधरी चरण सिंह को संजय गांधी का सपोर्ट मिल गया और संजय गांधी अब चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, देखे जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। नेक्स्ट हमारे जो सीरीज़ का नेक्स्ट प्रधानमंत्री आएगा उसमें जानेंगे कि चौधरी चरण सिंह जाल में फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, उनकी बातों में आते हैं नहीं आते हैं, और कौन नई सरकार किसकी बनती है, क्योंकि सरकार तो यहाँ पर 2 साल के अंतराल में ही गिर गई। नए चुनाव होंगे या फिर इंदिरा गांधी जी वापस सत्ता में आएंगी या चौधरी चरण सिंह अपनी सरकार बनाएंगे, कौन सरकार बनाएगा दोस्तों जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में। एक क्विक रिवीजन ले लेते दोस्तों। मोरारजी देसाई जो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस से रुष्ट हो गए थे। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ सिंडिकेट में आ गए, और 1977 में जब ये क्या हुआ दोस्तों, सभी पार्टियों ने गठबंधन करके इंदिरा गांधी को हराने का निर्णय लिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी, और जगजीवन राम और चरण सिंह को हराते हुए इन्होंने ये प्रधानमंत्री बन गए। कार्यकाल में दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा था, और इन्होंने क्या किया, भुट्टो जी को फ़ोन किया, जुल्फिकार भुट्टो जी को, और इन्होंने क्या कहा कि मुझे आपको पता है कि आप परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और हमारे रो के अधिकारी वही हैं, तो पाकिस्तान ने वहाँ भारत के रो के अधिकारियों को मरवा दिया। इन पर काफ़ी आरोप लगे। इन्हें ऐसा प्रधानमंत्री बताया जाता है जो अपना मूत्र पीते थे। अच्छा दोस्तों, कार्यकाल इनका यही रहा। 1978 में भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म भी हुआ था दोस्तों। और सरकार क्यों गिरी थी, चौधरी चरण सिंह की नाराजगी, दोहरी सदस्यता, इंदिरा की गिरफ्तारी, बेलछी नरसंहार, जो मानगढ़ नरसंहार करवाया था दोस्तों, उसी प्रकार हम बेलछी नरसंहार पर भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जो आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की गई थी पिछली वीडियो। इसी प्रकार हमें आशा है इस वीडियो से भी आप बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड बाय।